नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की सड़कों पर लगभग हर घर में पहचाने जाने वाले एक नाम की, मारुति सुजुकी। मतलब शायद ही कोई हो जिसने ये नाम ना सुना हो या इनकी गाड़ी ना देखी हो। हमारे पास जो जानकारी है वो इस कंपनी के बनने से लेकर आज तक का पूरा सफर, इसका असर और आगे क्या हो सकता है वो सब बताती है। तो आज हम इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे ये देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई, और सबसे जरूरी, अब आगे क्या। ऑटोमोबाइल दुनिया तो तेजी से बदल रही है, तो मारुति के सामने मौके क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। कहानी की शुरुआत होती है करीब 1981-82 में। भारत सरकार और जापान की सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन, इन दोनों ने हाथ मिलाया और बनी मारुति उद्योग लिमिटेड। स्रोत ये भी बताते हैं कि तब थोड़ी शंकाएं थीं कि क्या एक जापानी कंपनी कामयाब होगी। पहली फैक्ट्री लगी हरियाणा के गुरुग्राम में, जिसे तब हम गुड़गांव कहते थे। और फिर आई वो गाड़ियां, मारुति 800, जिसे सच में आम आदमी की कार कहा गया। फिर ओमनी वैन आई। छोटे व्यापारी, बड़े परिवार, सबके लिए। और जिप्सी भी, क्या जबरदस्त ऑफ-रोड गाड़ी थी वो। इन गाड़ियों ने सिर्फ पहिए नहीं दिए, इन्होंने भारत में पर्सनल मोबिलिटी का मतलब ही बदल दिया। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं थे, ये एक तरह से एस्पिरेशन थे। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं है, ये भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव से जुड़ी कहानी है। मारुति ने ये दिखाया कि देखो, अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, वो भी सही दाम पर भारतीयों तक पहुंच सकती है। और सिर्फ कारें नहीं दी, उन्होंने पूरा एक इकोसिस्टम बनाया। सप्लायर्स, डीलर्स, सर्विस सेंटर्स, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। तो आज हम इसी सफर के कुछ अहम पड़ावों पर बात करेंगे। मार्केट में इनकी आज क्या पोजीशन है, हाल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और भविष्य की योजनाएं, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब ईवीज को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि आज कंपनी के सामने चुनौतियां क्या हैं। जैसे सरकार के नियम बदल रहे हैं, एमिशन नॉर्म्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड सख्त हो रहे हैं, और कंपटीशन वो तो लगातार बढ़ ही रहा है। इन सब पर भी बात करेंगे कि कंपनी इनसे कैसे निपट रही है या निपट सकती है। अच्छा, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं। 80 का दशक, मारुति 800 जब आई, तब सड़कों पर कौन सी गाड़ियां थीं? ज्यादातर एम्बेसडर और फिएट, है ना? स्रोत बताते हैं कि 800 सिर्फ सस्ती नहीं थी, उसका डिजाइन नया था, मेंटेनेंस आसान था, माइलेज अच्छा था। इसने पहली बार एक बहुत बड़े तबके के लिए कार खरीदना मुमकिन बनाया। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि शुरू में डिमांड कैसी थी, प्रोडक्शन टारगेट क्या थे? हाँ, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स का जिक्र मिलता है। पहले साल का प्रोडक्शन लक्ष्य काफी ऊंचा रखा गया था और उन्होंने वो हासिल भी किया। और दिलचस्प बात यह है कि डिमांड इतनी ज्यादा थी कि लोगों को महीनों, कभी-कभी तो सालों इंतजार करना पड़ता था कार के लिए। सालों? कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने मार्केट की नब्ज कितनी सही पकड़ी थी। और सिर्फ 800 ही क्यों, ओमनी ने भी छोटे शहरों, कस्बों में सामान ढोने और लोगों को लाने ले जाने का तरीका बदल दिया। और जिप्सी, वो तो अपनी मजबूती के लिए जानी गई। आज भी ऑफ-रोड शौकीनों और सेना में उसकी पूछ है। इन शुरुआती सफलताओं ने ही कंपनी को वो आत्मविश्वास दिया जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। और कंपनी फिर रुकी नहीं, एक के बाद एक मॉडल आते गए। ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट, डिजायर, बलेनो, ब्रेजा, लिस्ट तो बहुत लंबी है। हैचबैक में तो इनका दबदबा आज भी है। लेकिन फिर सिडान और अब खासकर पिछले कुछ सालों में एसयूवीज में भी इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की है। तो ये लगातार नए प्रोडक्ट लाना, पुराने को बेहतर करना, शायद यही इनकी सफलता का एक बड़ा राज है। निश्चित रूप से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लगातार फैलाना और उसे फ्रेश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ नए मॉडल लॉन्च करने की नहीं है। स्रोत बताते हैं कि मारुति ने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में भी बहुत पैसा लगाया। गुरुग्राम के बाद मानेसर, फिर गुजरात में भी बड़े प्लांट लगाए। और सिर्फ भारत में बेचने के लिए नहीं, उन्होंने एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया। आज कई अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी, एशियाई देशों में मारुति सुजुकी की गाड़ियां दिखती हैं। ये मेड इन इंडिया स्टोरी का भी एक अहम हिस्सा है। और इन सब का नतीजा आज हम देख रहे हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में करीब 40 से 45% मार्केट शेयर। मतलब भारत में बिकने वाली लगभग हर दूसरी या तीसरी कार मारुति सुजुकी की है। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ, और ये मार्केट शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ब्रांड पर लोगों का भरोसा कितना गहरा है
और इनकी पहुंच कितनी जबरदस्त है। सोचिए, देश के कितने दूर दराज के इलाकों में भी आपको मारुति का सर्विस सेंटर मिल जाएगा। ये इतना बड़ा नेटवर्क, बिक्री के बाद की सर्विस, पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता, ये सब मिलकर कस्टमर का अनुभव अच्छा बनाते हैं और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाते हैं। स्रोत भी यही कहते हैं कि सिर्फ कार बेचना काफी नहीं है, आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत जरूरी है और मारुति ने इसमें महारत हासिल की है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में एक और बड़ा बदलाव आया है। हाँ, सेफ्टी फीचर्स पर ज्यादा जोर। हाँ, पहले एयरबैग्स, ABS वगैरह महंगी गाड़ियों में ही होते थे। हाँ, अब तो मारुति की एंट्री लेवल कारों में भी स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं। हाँ। तो ये क्या सिर्फ सरकारी नियमों का दबाव है या ग्राहक भी अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस पर? मेरे ख्याल से दोनों बातें हैं। भारत में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसे भारत NCP वो निश्चित रूप से सख्त हुए हैं, कंपनियों को उन्हें मानना ही पड़ता है। पर साथ ही इंटरनेट की वजह से ग्राहक भी अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी कितनी सेफ है, उसकी रेटिंग क्या है। मारुति को भी इसका एहसास है। स्रोत बताते हैं कि वो अपनी नई गाड़ियों के स्ट्रक्चरल डिजाइन और सेफ्टी इक्विपमेंट पर काफी काम कर रही हैं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ मॉडल्स की सेफ्टी रेटिंग्स को लेकर थोड़ी आलोचना भी हुई है, जो कंपनी के लिए एक चुनौती है। सेफ्टी के अलावा एक और शब्द आजकल खूब सुनने में आता है, सस्टेनेबिलिटी, मतलब पर्यावरण का ध्यान रखना। क्या मारुति इस तरफ भी कुछ कर रही है? हाँ, कर तो रही है। स्रोत बताते हैं कि कंपनी इस पर ध्यान दे रही है। एक दिलचस्प उदाहरण है लॉजिस्टिक्स का। मतलब तैयार कारों को देश भर में डीलरों तक पहुंचाने के लिए वो ट्रकों की जगह अब रेलवे का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, इससे न सिर्फ कार्बन एमिशन कम होता है, बल्कि सड़कों पर ट्रैफिक भी कम होता है। इसके अलावा अपने प्लांट्स में पानी कम इस्तेमाल करना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाना, वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, इस तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये शायद अभी छोटे कदम लगे, पर एक इतनी बड़ी कंपनी जब ये करती है तो इनका असर बड़ा हो सकता है। और अब आते हैं उस बड़े बदलाव पर जिसकी ऑटो इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है, इलेक्ट्रिक वाहन, EVs। मारुति, जो हमेशा से पेट्रोल और CNG गाड़ियों की किंग रही है, अब इस मैदान में उतर रही है। स्रोत क्या बताते हैं उनकी EV योजनाओं के बारे में? कोई टाइमलाइन, कोई इन्वेस्टमेंट का जिक्र? स्रोत ये कंफर्म करते हैं कि मारुति EV सेगमेंट को लेकर सीरियस है और इसमें बड़े इन्वेस्टमेंट की योजना भी है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने गुजरात में बैटरी बनाने के प्लांट में निवेश की घोषणा की है, जो EV के लिए बहुत जरूरी है। पहली इलेक्ट्रिक SUV भी सुनने में आ रहा है कि जल्द ही बाजार में आ सकती है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मारुति इस रेस में थोड़ा देर से आई है, जबकि कुछ घरेलू और विदेशी कंपनियां अपने EV मॉडल पहले ही ला चुकी हैं। हाँ, ये बात तो है। पर मारुति का तर्क है कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे, जब टेक्नोलॉजी थोड़ी और मैच्योर हो जाए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर हो जाए। अब देखना ये है कि वो अपनी मौजूदा ब्रांड लॉयल्टी और इतने बड़े नेटवर्क का फायदा उठाकर EV सेगमेंट में कितनी तेजी से जगह बनाते हैं। ये तो हुई भविष्य की बात। जरा कंपनी की आज की आर्थिक सेहत भी देख लेते हैं। आखिर इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने और भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट कैप के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत हाल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही, ये एक काल्पनिक उदाहरण है। जैसा स्रोत में है, में रेवेन्यू और मुनाफे दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखी है। ये दिखाता है कि हाल की मुश्किलों जैसे कोविड या सेमीकंडक्टर चिप की कमी के बावजूद कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनी हुई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी ये भारत की सबसे बड़ी, सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है और यही आर्थिक मजबूती उन्हें R&D, नए प्लांट और EVs जैसी नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करने की ताकत देती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, राह आसान नहीं है, चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले तो ये बदलते नियम, BS6 एमिशन नॉर्म्स आए, अब और सख्त नियमों की बात हो रही है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ रहे हैं। इनसे निपटना कितना मुश्किल होता है? ये बहुत बड़ी चुनौती है, बिल्कुल। हर बार जब एमिशन या सेफ्टी के नियम बदलते हैं तो कंपनियों को अपनी गाड़ियों के इंजन, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी सब में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। इसमें खर्चा बहुत आता है, जिसका बोझ या तो कंपनी उठाती है या फिर वो ग्राहकों पर पास ऑन होता है। स्रोत बताते हैं कि मारुति R&D में लगातार इन्वेस्ट कर रही है ताकि इन नियमों को पूरा किया जा सके। पर हाँ, इससे मुनाफे पर दबाव तो पड़ता ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पूरा इकोसिस्टम,
बैटरी कहाँ से आएगी, चार्जिंग स्टेशन कैसे बनेंगे, सर्विसिंग कैसे होगी, ये सब सेटअप करना पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों से बहुत अलग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और फिर ये बढ़ता कंपटीशन। पहले गिने चुने खिलाड़ी थे, अब तो भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ह्योंडे, किया ये सब बहुत अग्रेसिव हो गए हैं। खासकर एसयूवी सेगमेंट में तो टक्कर बहुत कड़ी हो गई है। नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। मारुति इस बढ़ते कंपटीशन से कैसे निपट रही है, स्रोत कुछ बताते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन तो अब हर सेगमेंट में है, एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम तक। एसयूवी सेगमेंट में मारुति को हाल के सालों में सबसे ज्यादा चुनौती मिली है, सही कहा आपने। टाटा और महिंद्रा ने वहां तेजी से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। स्रोत बताते हैं कि मारुति ने इसका जवाब कई नई एसयूवीज लॉन्च करके दिया है, जैसे ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, जिम्नी। इसके अलावा वो अपनी पुरानी ताकतों पर भी भरोसा कर रहे हैं, जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, गाड़ी की विश्वसनीयता और जाहिर है उनका बड़ा सर्विस नेटवर्क। लेकिन ये सच है कि अब ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइस है और उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए लगातार कुछ नया करना होगा। कॉस्ट प्रेशर और सप्लाई चेन की दिक्कतें, जैसे चिप की कमी, ये भी बीच बीच में चुनौती बनी रहती हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे मारुति सुजुकी ने भारत में एक तरह से ऑटोमोबाइल क्रांति की शुरुआत की, लाखों लोगों के कार के सपने को पूरा किया और देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बनी। इसका सफर भारत की इकोनॉमी और सोसाइटी के विकास के साथ साथ चला है। हाँ बिल्कुल, 40-45% का मार्केट शेयर और हाल के मजबूत फाइनेंशियल नतीजे ये बताते हैं कि कंपनी की नींव आज भी बहुत मजबूत है। इन्होंने सिर्फ कारें नहीं बनाई, बल्कि एक विशाल सप्लायर बेस तैयार किया, लाखों लोगों को रोजगार दिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया। लेकिन आगे की राह वो साफ तौर पर अलग दिख रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सख्त नियम, ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदें और जबरदस्त कंपटीशन, ये सब मिलकर एक नई चुनौती पेश कर रहे हैं। जैसा कि हमने रेल लॉजिस्टिक्स और ईवी प्लान्स की बात की, उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इन बदलावों को कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह से अपनाते हैं, और क्या वो अपनी पारंपरिक ताकतों मतलब किफायत, भरोसा और नेटवर्क को इस नए दौर में भी बनाए रख पाते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि मारुति की पहचान भारत के मध्य वर्ग के उदय के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खुद एक बड़े मोड़ पर खड़ी है, इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ जा रही है, तो क्या मारुति एक बार फिर इस बदलाव को लीड कर पाएगी? क्या वो इलेक्ट्रिक युग में भी आम आदमी की पसंद बनी रह सकेगी और भारत में पर्सनल मोबिलिटी को फिर से एक नई परिभाषा देगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।